Hello everyone, my name is Priya. I am an educator. I have started my YouTube channel for the students. My channel name is Kids Classes. This will help you in your studies. I will upload science related videos. If you like this video, please subscribe my channel and share it with your friends. Hello everyone. Today's topic is why do we fall ill part 2. Part 1 is already discussed in previous video. In previous video, the last topic which we discussed is differences between healthy and disease free. And today we are going to discuss the topics. They are disease and its causes, means of what is disease and how it is caused, symptoms of disease, signs of disease, sources of disease, and the last types of disease. Okay, so come to the first topic. The first topic is disease and its causes. So firstly I want to tell you what is the meaning of disease. If we break the word disease in two parts, dis and ease, so what is the meaning of dis means without and ease means comfort, means without comfort. Okay, or we can say a state of being uncomfortable when you are not feeling well. Okay, so this is all about disease. Or we can say any physical or functional change of the body and body parts from its normal state that causes discomfort and impairs the health of a person. Okay, जब आपकी बॉडी में कोई भी फिजिकल या फंक्शनल चेंज हो जाता है या किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में कोई चेंज हो जाता है. चेंज कब होगा? जब आपकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर आ करके आपकी बॉडी को अटैक करेगा. ठीक है, तब जा कर के आपकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है वो इम्पैक्ट होगी और आपकी बॉडी का फंक्शन जो है क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और आपकी जो बॉडी है वो डिस्कम्फर्ट में आ जाएगी. ठीक है, तब आप क्या कहे जाओगे? डिसीज्ड. ओके, so come to the first point that is written here. The scientific study of disease is called pathology. ठीक है, डिसीज के बारे में जो स्टडी की जाती है साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज इज कॉल्ड द इक्टियोलॉजी ऑफ डिसीज. साइंस की वो ब्रांच जो डिसीज के कॉजेज के बारे में स्टडी करती है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इक्टियोलॉजी ऑफ डिसीज. ओके, एंड नाउ द डेफिनेशन ऑफ डिसीज. So what is disease? Disease refers to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the living organism. Living organism मतलब like us or like any organism that is living. Living means जो कि breathe कर सकता है. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स या हम लोग. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो डिसीज क्या है? जब आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब जब हो जाती है. ठीक है, वो कंडीशन जब आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तब वो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिसीज. फाइन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज can be identified with the help of certain signs and symptoms that are visible. If you have fever, ठीक है, तो क्या होगा आपको? पहले तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, उसके बाद हेडेक भी हो सकता है. ठीक है, बॉडी में पेन भी हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द सिम्टम्स और साइंस. देयर इज डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस. वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड. फाइन. तो ये क्या है? सिम्टम्स हैं जो हमें विजिबल होते हैं. लाइक इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या होता है? रनिंग नोज होती है या आपको हेडेक भी हो जाता है. तो दीज आर द सिम्टम्स और साइंस. फाइन. डू यू नो दैट कि अपीयरेंस ऑफ सर्टेन सिम्टम्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज. अगर आपको पर्टिकुलर किसी डिसीज के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो सिर्फ आपको क्या दिखाता है? कि आपको कोई डिसीज है, बट नॉट इंडिकेट व्हाट डिसीज इज. लेकिन आप ये श्योर नहीं हो जाते हो कि आपको पर्टिकुलर वही डिसीज है, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं
कुछ डिसीज़ के एक जैसे भी हो सकते हैं। मे बी आपको फीवर में भी हेडेक हो सकता है और आपको कॉमन कोल्ड में भी हेडेक हो सकता है, ठीक है। द इंटरनल कॉजेज ऑफ डिसीज कैन बी डायग्नोज्ड with the help of certain instruments and laboratory test। जो internal causes हैं डिसीज़ के, ठीक है, ये तो मैंने एक बहुत छोटी सी डिसीज़ की बात कर दी। जैसे आपको कोई और डिसीज़ है, ठीक है, तो जब उसका लेबोरेटरी टेस्ट होगा या डायग्नोज की जाएगी वो सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना। जैसे बहुत टाइम तक फीवर आपको आ रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवा दी और आपका फीवर नहीं गया, ठीक है, आपको कंटिन्यूसली फीवर आता ही जा रहा है, तो फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, कुछ टेस्ट आपको बोलते हैं करवाने के लिए, ठीक है। कैसे टेस्ट होते हैं वो मे भी हो सकता है आपको ब्लड टेस्ट बोलें या कोई और टेस्ट बोलें, ठीक है। तो उन टेस्ट के बाद आप डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपको पर्टिकुलर कौन सी डिसीज हुई, मीन्स कौन सा फीवर के भी कई टाइप होते हैं, मलेरिया है या फिर और कोई फीवर है या फिर कोई और डिसीज़ हुई है, ठीक है। तो जो सिम्टम्स हैं उससे हमें सिर्फ डिसीज़ का अनुमान हम लगा सकते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन सी डिसीज़ हुई है, ठीक है। उसके लिए हमें जा कर के डॉक्टर से बात करनी पड़ती है और फिर जा कर के डॉक्टर अगर कोई टेस्ट लिखता है तो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से हमारे वो टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही कंफर्म होता है कि हमें कौन सी डिसीज़ हुई है। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, सिम्टम्स ऑफ डिसीज़। सो सिम्टम्स क्या होते हैं डिसीज़ के, तो एविडेंसेस दैट इंडिकेट द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और इट्स ऑर्गन। जब आपकी बॉडी या आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता है। माल फंक्शनिंग मतलब जब उसकी फंक्शनिंग जो है डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे डिस्टर्ब होती है, रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब उस बॉडी की, किसी बॉडी ऑर्गन की या बॉडी में किसी भी पार्ट की जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो उस बॉडी को कहीं ना कहीं आपको ये बताना होता है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ एविडेंसेस आपको दिखने लग जाते हैं, तो वही आपके क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स आर एक्सपीरियंस्ड बाय अ पेशेंट एंड हैज़ टू बी डिस्कस्ड विद डॉक्टर फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस। सिम्टम्स जो है ऑब्वियसली जिसको प्रॉब्लम है, जिसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, जिसकी बॉडी में ऑर्गन या कोई बॉडी का पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट होता है, उसी को ही सिम्टम्स एक्सपीरियंस होंगे, उसी को महसूस होंगे, ठीक है। अगर हमें हेडेक होता है तो हेडेक हमें ही महसूस होता है ना, किसी दूसरे को नहीं होता, ठीक है। या फिर हमें कोई और फीवर है या कुछ भी और कोई डिसीज़ है, तो वो सारे सिम्टम्स हम ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो पर्टिकुलर डिसीज़ का जो भी रीज़न है वो उसने हमें अटैक किया हुआ है, ठीक है। तो जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के थ्रू एक्सपीरियंस किए जाते हैं और किससे डिस्कस किए जाते हैं, डॉक्टर से, फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस, ताकि आपका प्रॉपर डायग्नोसिस किया जा सके, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फीवर का एग्जांपल दिया था कि जैसे आपको फीवर है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप उससे मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन नहीं काम करती, आपको फीवर नहीं जाता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपको फीवर आता ही रहता है, कंटिन्यू होता है, और आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं आपसे। क्यों करवाते हैं, ताकि वो भी श्योर हो सके कि आपको पर्टिकुलर कौन सी डिसीज़ हुई है या कौन सा फीवर हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, लैबोरेटरी जा करके आपको वहाँ से टेस्ट कराने पड़ते हैं, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी कौन से पार्ट में या क्या प्रॉब्लम हुई ओवरऑल बॉडी में, उसके थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिम्टम्स। सो नाउ द नेक्स्ट इज साइंस ऑफ डिसीज, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सिम्टम और साइन जो हैं वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, ठीक है। द डेफिनेट इंडिकेशन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज। जैसे आपकी बॉडी में कोई भी डिसीज़ हुई है, ठीक है, तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते, कुछ साइंस आपको समझ आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है, ठीक है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको ठंड लगेगी, तो ये सब क्या है, साइन है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको पता चलेगा ना कि आपकी बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस है, आपको कोई
प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। फिजिशियन और डॉक्टर लुक्स फॉर डेफिनेट साइन और टू कंफर्म अ डिसीज एंड टू कैरी आउट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। डॉक्टर कैसे आपको ट्रीट करता है या डॉक्टर कैसे आपको मेडिसिन देगा। किसी भी आप डॉक्टर पास जाओगे फीवर लेकर के कि मुझे फीवर हुआ है, तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा आपको कौन सा फीवर है या आपको फीवर ही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो साइन होंगे, ठीक है, उसको आप जब फीवर होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कुछ बेसिक से चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर करते हैं। जैसे कि डॉक्टर आपको पहले चेक करते हैं, आपकी आईज चेक करते हैं, आपकी टंग चेक करते हैं, आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग रेट चेक करते हैं। तो ये सब इससे क्या पता चलेगा, इससे आपकी बॉडी के, अगर आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो डॉक्टर को समझ आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो आपको डायग्नोज करेंगे, आपको ट्रीट करेंगे, आपको मेडिसिन देंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोर्सेज ऑफ डिसीज। अब सोर्सेज क्या है डिसीज के? सोर्स मतलब कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसीज को, जिसकी वजह से डिसीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, सॉरी 2 पार्ट में हैं, इंट्रेंसिक या इंटरनल फैक्टर और एक्सट्रेंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। और आपका 3rd पार्ट है लेवल ऑफ इमीडिएट कॉजेज। कुछ कॉजेज इमीडिएट होते हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ खाया, कुछ गंदा खा लिया बाहर का और आपको तुरंत जो है फूड पॉइजनिंग हो गई, ये इमीडिएट कॉजेज हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल और आप इमीडिएट कॉजेज भी कुछ हैं तो उनके भी लेवल्स हैं। तो पहले हम देखते हैं इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं, इंटरनल या इंट्रेंसिक फैक्टर, ठीक है, दोनों नाम एक ही है, इंटरनल भी कह सकते हो और इंट्रेंसिक भी बोल सकते हैं। तो इंटरनल या इंट्रेंसिक फैक्टर में देखिए फर्स्ट पॉइंट, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जब आपकी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग, जैसे हमारे हर बॉडी पार्ट की एक फंक्शनिंग है, जैसे आईज का वर्क है देखना, ठीक है, कानों का क्या काम है सुनना, ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स की भी है, जैसे हार्ट का क्या काम है या फिर लंग्स का क्या काम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पर्टिकुलर पार्ट्स की फंक्शनिंग है, और अगर ये फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, तब हमें तब वो क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर, मतलब आपको कोई इंटरनल फैक्टर ने इम्पैक्ट किया आपकी बॉडी के किसी पार्ट को, तभी तो उस फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। सेकेंड है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक मतलब जो जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर जो आपके पेरेंट्स से आप में आए, ठीक है, वो ऐसे डिसऑर्डर्स, ठीक है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके पेरेंट्स में भी है और वो आप में भी ट्रांसफ़र हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनल इम्बैलेंस। आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम रिलीज भी होते हैं, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब वो हार्मोन्स कभी एक पर्टिकुलर अमाउंट में रिलीज होते हैं, लेकिन कभी ये अगर ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या कभी कम रिलीज़ हो, तो इनसे क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के पार्ट्स की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। लास्ट है माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का? बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी को गार्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर इसी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी की सुरक्षा कौन करेगा फिर? अगर गार्ड ना हो तो क्या होगा, चोर आराम से अंदर आ जाएगा, कोई भी फैक्टर आकर के आपको अटैक करेगा, कोई भी वायरस बैक्टीरिया कोई भी आकर के आपको अटैक करेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो अगर माल फंक्शनिंग हो जाए, मतलब आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हो गए आपके इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। अब आते हैं एक्सट्रेंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल से मतलब जो बाहर के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे अनबैलेंस डाइट और इनएडिक्वेट डाइट। आप सबने बैलेंस डाइट पढ़ा होगा एक चैप्टर साइंस में, जिसमें हमने पढ़े हैं कि हमें जो है हर टाइप का फूड खाना चाहिए, जैसे मतलब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, वाइटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब मिला करके एक पर्टिकुलर, एक सफिशिएंट अमाउंट में लेना ही बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। और अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे या इनएडिक्वेट डाइट लेंगे, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में डाइट नहीं लेंगे, जैसे हम आजकल क्या खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर,
या बाहर का जंक फूड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्रॉपर हमें बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, ना हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ना हम फ्रूट्स खाते हैं, तो हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, इसकी वजह से बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। बॉडी क्या है, हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, फूड चाहिए होगा ना। फूड अगर आप उसे सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दोगे, आप उसे कूड़ा कचरा खिलाओगे, बर्गर पिज़्ज़ा खिलाओगे, तो क्या होगा, वो प्रॉपर फंक्शन करेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक। तो ये भी डिसीज़ कॉज करते हैं। अगर इनमें से किसी ने आपकी बॉडी पे अटैक किया है तो आपको पर्टिकुलर कोई डिसीज़ कॉज करेगा, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। Pollutants means agents that are responsible for causing pollution. Okay, so environmental pollutants means the smoke that is coming from the vehicle. Okay, and SO2, sulfur dioxide, NO2, and carbon monoxide. These are the pollutants which affects our lives. Okay. The last point is tobacco, alcohol and narcotic drugs. As you know कि टोबैको, अल्कोहल और जो भी ड्रग्स होते हैं, इनको लेने से इनकी आदत पड़ जाती है, और ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर से ये हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, ठीक। नाउ द लेवल्स ऑफ इमीडिएट कॉजेज। सो फर्स्ट इज फर्स्ट लेवल कॉजेज, इसको हम इमीडिएट और प्राइमरी कॉजेज भी कह सकते हैं, ठीक है। So there are wide range of pathogens that act as immediate cause of the infectious disease. Okay, and the infectious agents that are actually responsible for causing the disease are termed as the first level or immediate or primary causes of a disease. Okay, these pathogens or infectious agents may be bacteria, मीन्स ये जो पैथोजेंस है जो फर्स्ट लेवल और प्राइमरी कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई, प्रोटोजोआ, ठीक है, या फिर वर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, अगर किसी बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं तो मे बी वो किसी वायरस के थ्रू इन्फेक्ट हुआ होगा, और यहाँ पर इमीडिएट कॉज या फर्स्ट लेवल कॉज क्या है, आपका वायरस है। या जैसे किसी पर्सन को स्किन डिसीज हो गई है तो इमीडिएट कॉज यहाँ पर क्या होगा, फंगस होगा, ठीक है। सो दीज आर द इमीडिएट कॉजेज और द फर्स्ट लेवल कॉजेज। नाउ द सेकेंड लेवल कॉजेज, सो वी कैन से इट contributory or secondary causes. Okay, so the factors that are responsible to make a person prone to infections or other diseases are called second level or contributory or secondary causes of a disease, ठीक है। Do you know that कि disease causing microorganism present all means surround us, मीन्स जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे लोगों को इफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं? नहीं। किसे इम्पैक्ट करते हैं? जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ठीक है, जिसकी बॉडी वीक होती है, उसी को ये ऑर्गेनिज्म इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, या उनमें डिसीज कॉज करते हैं थ्रू कंटैमिनेटेड वाटर, ठीक है। जैसे आपने कहीं पर कंटैमिनेटेड वाटर पी लिया, या आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी बॉडी को वो वाटर क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, आपको किसी पर्टिकुलर डिसीज से कोई पर्टिकुलर डिसीज हो सकती है उस कंटैमिनेटेड वाटर की वजह से, ओके। या वाटर बॉर्न डिसीजेस हो सकती हैं, कॉलरा हो सकता है, ठीक है, टाइफाइड हो सकता है, जो कि वाटर बॉर्न डिसीजेस होती हैं। फाइन। नाउ द थर्ड लेवल कॉजेज। थर्ड लेवल कॉजेज की बात करें तो पुवर्टी इज द मेन रीजन फॉर दिस, और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, पब्लिक सर्विसेज इज द थर्ड लेवल कॉजेज।
कंटैमिनेटेड वाटर, जैसे आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत गरीब है, ठीक है, वो जो है किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर पानी साफ नहीं आता या उसको कंटैमिनेटेड वाटर सप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो बॉडी है उसमें ये डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेवल कॉजेज. So now the next topic is types of diseases. So how many types of diseases are there? So basically there are two types of diseases. One is congenital and second is acquired. तो congenital क्या होती है? The diseases that are present right from the birth, जो आपको आपके birth से होती है, ठीक है. जेनेटिक डिसीज़ भी बोल सकते हैं उससे, ठीक है. रीज़न कुछ भी हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर या माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, माल फंक्शनिंग ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, ओके. फिर आपका है दूसरा एक्वायर्ड. एक्वायर्ड जो आपको डिसीज़ बर्थ से नहीं होती है, जो आपको बर्थ के बाद होती है, सम एक्सटर्नल फैक्टर और सम इंटरनल फैक्टर और इमीडिएट कॉजेज, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है. फिर आपका देखिए एक्वायर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, एंड नॉन इन्फेक्शियस मीन्स नॉन इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल जो फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है. और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल जिसको आप जैसे कि कभी किसी पर्सन को उससे कोई डिसीज़ है, जैसे किसी को फीवर है, ठीक है, या किसी को कॉमन कोल्ड है, अगर आप उसके आसपास रहोगे तो आपको भी जो है जुकाम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे. तो ये हो गया इन्फेक्शियस. या जैसे किसी को हाई बीपी है या उसको हार्ट डिसीज़ है कोई, और आप उसके आसपास हैं या उसके साथ हैं, तो आपको उसको होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है. फिर अब इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिसीज़ भी दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस, ठीक है. और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल जो है आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड. डिफिशियंसी डिसीज, मेटाबॉलिक डिसीज, डीजेनरेटिव कैंसर डिसीज, मेटाबॉलिक एलर्जीज और इंजरी, ठीक है. इन सब डिसीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके. सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स हेयर एंड वीडियो सबको समझ आ गया होगा. So this is the last section, queries and suggestion. Please ask your queries in comment section and do like and subscribe the channel.